गोल्डन सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सीआईडी। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, एडिटर श्रीवास्तव की हत्या होने के बाद इंस्पेक्टर शेखर उन्हें वहां हवलदार के पास छोड़कर वे हत्यारे को ढूंढने के लिए बाहर सड़क पर आ जाते हैं और उसे भागते हुए वे देख लेते हैं। वे हत्यारे का पीछा करना चाहते हैं। इसी बीच उन्हें एक कार दिखाई देती है। इस कार में एक लड़की बैठी रहती है, जिससे वे आग्रह करते हैं कि वे उस हत्यारे की कार का पीछा करें, लेकिन वह लड़की उन्हें चोर बदमाश समझकर ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर शेखर जबरन उस लड़की की कार पर बैठ जाते हैं और उस हत्यारे का पीछा करने लगते हैं, लेकिन हत्यारे और उसके साथियों को इसकी भनक लग जाती है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। इसी बीच वह लड़की इंस्पेक्टर शेखर को कार रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वह अभी भी शेखर को चोर बदमाश ही समझ रही होती है और मौका देखकर बड़ी चालाकी से वह चलती कार की चाबी निकाल लेती है। इस वजह से शेखर को कार रोकनी पड़ती है। हालांकि शेखर उसे वो सच्चाई बता देता है कि वह एक सीआईडी ऑफिसर है, लेकिन फिर भी वह उस पर यकीन नहीं करती है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि एडिटर साहब के केबिन के बाहर वही व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसने हत्यारे को केबिन के अंदर जाते और बाहर आते हुए देखा है और दोनों के बीच हुए संघर्ष का भी साक्षी है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि हत्यारे और उसके साथियों को पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर शेखर की कार रुक चुकी है और वे भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब लड़के ने कार की चाबी निकाली थी तो उसने उसे बाहर फेंक दी थी। उसी बीच बारिश शुरू हो गई थी और इंस्पेक्टर शेखर ने उसे कार की चाबी लाने के लिए भेजा था। इस कारण वह भीग जाती है। इंस्पेक्टर शेखर मुस्कुराते हैं और वे अपना कोट उतार कर उस लड़की को दे देते हैं। उन दोनों को सारी रात कार पर ही गुजारनी पड़ती है, क्योंकि कार की चाबी मिल नहीं रही होती है। सुबह होते ही इंस्पेक्टर शेखर और वह लड़की दोनों उठ जाते हैं और लड़की मौका देखकर कार लेकर अपने घर चले जाती है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि एडिटर साहब के केबिन में ही वहाँ के कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही होती है। इसी बीच इंस्पेक्टर शेखर को एक सिगरेट पड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि हत्यारे की होती है। अगले दृश्य में यह दिखाया जाता है कि पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही होती है जो यह सारी घटना का साक्षी है। इसी बीच उस व्यक्ति की प्रेमिका उसकी जमानत के लिए वहां पर पहुंच जाती है। पूछताछ में बाधा उत्पन्न करने के लिए इंस्पेक्टर उसकी प्रेमिका को बाहर कर देता है। इसी बीच इंस्पेक्टर शेखर वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति इंस्पेक्टर शेखर को पहले से ही जानता था, इसलिए वह सारी सच्चाई इंस्पेक्टर शेखर को बता देता है। वह इंस्पेक्टर शेखर को उस हत्यारे का सारा हुलिया बताता है और यह भी कहता है कि वह उस हत्यारे के बाप को भी पहचान सकता है। शेखर उसे जाने देता है। भेद बदलकर इंस्पेक्टर शेखर जुआ खाना, शराब खाना में उसकी तलाश करने लगते हैं। उसे इसी हुलिया का एक व्यक्ति दिखाई देता है। इंस्पेक्टर शेखर शक के आधार पर उस व्यक्ति सहित उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्यारे की पहचान के लिए फिर से उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा बुलाया जाता है। यहाँ पर वह व्यक्ति उस हत्यारे को पहचान जाता है और हत्यारा खुद को बेगुनाह बताता है। अगले दृश्य में वह लड़की शेखर के साथ फिर से दिखाई देती है। उस लड़की को लगता है कि शेखर उसका पीछा कर रहा है। शेखर उस लड़की के घर में पहुँच जाता है। लड़की उसे अंदर करवाने की धमकी देती है और वह कहती है कि मेरे पिता एसपी हैं। इसी बीच एसपी साहब अपने रूम से बाहर आते हैं। वे अपने पिता से शेखर की शिकायत करती है। एसपी साहब जोर से हंसते हैं और उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इसी बीच उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम रेखा है। अगले दृश्य में यह दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर शेखर उस व्यक्ति से बहुत सख्ती से पूछताछ कर रहे होते हैं ताकि वह अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन वह अपना गुनाह कबूल नहीं करता। इसी बीच इंस्पेक्टर शेखर को यह सूचना मिलती है कि उनके लिए कोई कॉल आया है। यह कॉल उसी लड़की का होता है जो कहानी के प्रारंभ में दिखाई गई थी। वह इंस्पेक्टर शेखर से कहती है कि वह इस केस में कुछ रोशनी डालना चाहती है, इसलिए वह अपना आदमी भी भेजती है और उस कार का नंबर भी बताती जहां मिस्टर शेखर को जाना होगा। मिस्टर शेखर उस कार में बैठकर उस लड़की तक पहुंच जाते हैं। वह इंस्पेक्टर शेखर को खरीदना चाहती है ताकि वे इस केस पर आगे तहकीकात ना करें। इंस्पेक्टर शेखर उस लड़की से कहते हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह जाने लगते हैं। इसी बीच उस लड़की के बॉस का कॉल आता है।
वह इंस्पेक्टर शेखर के साथ हुई मीटिंग के बारे में पूछते हैं। वह शेखर के साथ हुई मीटिंग की असफलता के बारे में भी बताती है। बॉस उससे कहते हैं कि तुमने ऐसे ही जाने दिया उसे। वह कहती कि मैंने उसे बेहोश कर दिया। तो बॉस उसे बॉम्बे आगरा रोड में छोड़ने के लिए कहते हैं। जब शेखर की आंखें खुलती है तो रेखा उसके पास में बैठी हुई होती है। रेखा उसे सच्चाई बताती है कि तुम बॉम्बे आगरा रोड पर बेहोश पड़े थे। इसी बीच हाल जानने के लिए एसपी साहब शेखर के पास आते हैं और उससे रेखा के जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित होने के लिए कहते हैं। इसी पार्टी में सेठ धर्मदास भी आते हैं, जो कि उस लड़की के बॉस होते हैं जिसने शेखर को बेहोश किया था। इस पार्टी में यह भी पता चलता है कि वह लड़की भी इस पार्टी में सम्मिलित हुई है, जो कि रेखा की बचपन की दोस्त रहती है। लेकिन यहाँ पर शेखर उसे पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिसने उसे बेहोश किया था। इसी बीच रेखा उस लड़की का इंट्रोडक्शन शेखर से करवाती है और शेखर का उस लड़की से। हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि उस लड़की का नाम कामिनी है। यहाँ शेखर उस लड़की की सच्चाई रेखा को बताता है, लेकिन रेखा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। यहाँ कामिनी को शक हो जाता है कि शेखर ने उसे पहचान लिया है और वह पार्टी छोड़कर जाने लगती है। जैसे ही कामिनी रूम से बाहर आती है, उसका बॉस धर्मदास उसे मिलता है और वह पूछता है कि कहीं शेखर ने उसे पहचाना तो नहीं। वह कहती है मुझे भी ऐसा शक लग रहा है कि शायद उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। बॉस कामिनी को फौरन यहाँ से निकलने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर शेखर भी उस लड़की का पीछा करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रेखा शेखर पर काफ़ी नाराज़ होती है, लेकिन शेखर नहीं मानता और पार्टी से चला जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि रेखा काफ़ी दुखी होती है और वह उसी जगह में जाती है जहाँ शेखर के साथ वह पहली बार मिली थी और उन दोनों ने एक कार में रात बिताई थी। यहाँ शेखर भी मौजूद रहता है। वह भी काफ़ी दुखी रहता है और वह अपनी भावनाओं को रेत में उकेर रहा होता है। रेखा भी अपनी भावनाएं पत्थर पर उकेर रही होती है। इसी बीच नदी के तट पर शेखर को एक कागज की छोटी सी पतवार दिखाई देती है, जो कि रेखा ने अपनी भावनाओं में उसे बहा दिया था। शेखर को रेखा की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वह एक कंकर उठाकर नदी पर फेंकता है, जहाँ किनारे पर रेखा बैठी हुई होती है। यहाँ उनके प्रेम की मजबूती की पुष्टि होती है। अगले दृश्य में यह दिखाया जाता है कि पॉकेट मार अपनी प्रेमिका की दुकान के पास खड़ा होता है। उसी समय कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर अनजान जगह ले जाते हैं, जहां पर कामिनी होती है। यहां उससे कहा जाता है कि वह इस केस के संबंध में अदालत में कोई भी गवाही नहीं देगा, लेकिन वह नहीं मानता। इस पर कामिनी का आदमी बंदूक निकाल लेता है और उसकी टोपी पर गोली मारता है, जिससे वह काफ़ी डर जाता है और गवाही ना देने की बात करके वहां से भाग जाता है। उसे भागता देख कामिनी काफ़ी खुश होती है। इसी बीच सेठ धर्मदास, जो कि उनका बॉस रहता है, वहां पहुंच जाता है और अपनी दूसरी रणनीति का जिक्र करता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर शेखर उस व्यक्ति से काफ़ी पूछताछ करते हैं और उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहते हैं। इस पर वह व्यक्ति काफ़ी टॉर्चर महसूस करता है और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, यह सब कहते रहता है। बाहर खड़े हवलदार यह सब आवाज़ें सुन रहे होते हैं। इंस्पेक्टर शेखर बाहर आ जाते हैं और अपने हवलदारों से कहते हैं कि उस व्यक्ति को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, जहां पर पहले से ही उसके साथी कैद रहते हैं। वे उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उसके साथी ही उसकी हत्या कर देते हैं और सारा इल्ज़ाम शेखर के ऊपर आ जाता है। दूसरे दिन यह खबर सारे अखबारों में छप जाती है कि सीआईडी द्वारा लॉकअप में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इससे सेठ धर्मदास काफ़ी खुश होता है, लेकिन कामिनी बहुत दुखी होती है क्योंकि वह इस तरह अपने आदमी को नहीं खोना चाहती थी। दूसरी ओर यह भी दिखाया जाता है कि रेखा भी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि शेखर पर हत्या का आरोप है। यहाँ एसपी साहब, जो कि रेखा के पिता हैं, वे भी शेखर पर काफ़ी नाराज़ होते हैं। यहाँ उन्हें यह भी पता चलता है कि रेखा के मन में शेखर के लिए क्या फीलिंग है। अगले दृश्य पर दिखाया जाता है कि शेखर पर अदालत में केस चल रहा होता है। यहाँ पर उस व्यक्ति के हत्यारे शेखर के खिलाफ गवाही देते हैं और कहते हैं कि जब उस व्यक्ति को लॉकअप में शिफ्ट किया गया तब उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। यहाँ पर इंस्पेक्टर शेखर अपनी सफाई पेश करते हैं। यहाँ पर कुछ समय अदालती दांव पेच के बाद अदालत अपना फैसला कल सुनाने की बात कहती है। अगले दृश्य में यहाँ दिखाया जाता है कि शेखर काफ़ी परेशान होता है
और अब उसे भी लगने लगता है कि शायद अब उसका बचना मुश्किल है और उसे सज़ा मिलकर ही रहेगी। जैसे ही वह अपने घर के अंदर दाखिल होता है, उसे रेखा दिखाई देती है जो कि उससे मिलने आई है। वह रेखा से पूछता है, तुम क्यों आई हो यहाँ? रेखा उससे कहती है, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। शेखर उससे कहता है, मुझे भूल जाओ, अब मुझे सज़ा होने वाली है। और उसे वह यहाँ से जाने के लिए कहता है और रेखा वहाँ से चले जाती है। रेखा के चले जाने के बाद वही पॉकेट मार फिर से शेखर से मिलने आता है और उसे अपनी आप बीती बताता है और साथ ही वह अपनी एक योजना भी बताता है जिससे कि शेखर अपने ऊपर लगे झूठे इल्ज़ामों से बच सकता है। क्या शेखर को उस पॉकेट मार की बात पर यकीन करना चाहिए? क्या शेखर स्वयं को बेगुनाह साबित कर पाएगा? आगे जानने के लिए देखते रहिए गोल्डन सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग CID।